नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक है। रुक्मणी बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपका ये वाली जो बुक आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और आज दूसरे दिन की क्लास में हम दूसरा टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? आपने टीसू शब्द सुना होगा, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं ऊतक। तो ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, टीसू। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आपने टेंडन नाम सुना होगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिगामेंट क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है, ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आई होप आपने पहले पार्ट यानी कि जो सेल वाला टॉपिक किया था उसको एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। उसमें लगभग हमने 50 क्वेश्चन किए थे। इसमें भी लगभग आपके अप्रॉक्स में जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं कराने वाला हूँ इस चैप्टर में, टिश्यू यानी कि उत्तर। और अगर जो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पीछे रह गए हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है जिसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ आपको इसका वहीं पे मिलेगा। अब देखो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल वाला पीडीएफ आपको मिल चुका होगा। आप टेलीग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। देखो, अन अकेडमी की बात करें, एवरी मंडे यहाँ पे नए नए बैचेज स्टार्ट होते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। उन्हीं में बात करें, रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे टॉप बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं 7 अप्रैल से। ठीक, अब यहाँ पे बात करें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, देख सकते हो। 30+ बैच एवरी वीक यहाँ पे होते हैं। 300 क्लासेस पर डे, यानी कि जिस भी टीचर से आपको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो। सिर्फ एक बार आपको प्लस कोर्स लेना है। ठीक, और यहाँ पे आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट मिल जाती है अगर जो आप एक बार प्लस कोर्स ज्वाइन कर लेते हो। इसके अलावा जो भी क्लासेज होते हैं उसके पीडीएफ मिलते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात करें, एक बैच आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल से, इसको देख सकते हो। इसके अलावा आपके सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए हिंदी मीडियम में कंबाइंड बैच स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देखो, यहाँ पे ये वाली प्राइस आपको पे नहीं करना। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, आपको ये प्राइस पे नहीं करना। आपको ये कोड यूज करना है। यहाँ पे रेफरल कोड में आपको लिखना है गुरु टिप्स, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी प्राइस होगा आपको पे करने के लिए। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्लास को। यहाँ पे देखो, ये वाला इंस्टाग्राम ग्रुप है, इसको आप ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आपको ज्वाइन करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, चलिए चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर देना शुरू करिए। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं लगातार आंसर ज्यादा मतलब 10 सेकंड 5 सेकंड इससे ज्यादा नहीं रुकूंगा। शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आपका ऊतक कौन सा होता है? सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ऊतक का अध्ययन, ऊतक ऊतक का अध्ययन यानी कि अगर जो हम कहें टिश्यू का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी मिले या ना मिले ये बात की बात है, लेकिन आप ऊतक पढ़ रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा ऊतकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलो पहला प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन होता है? तो शरीर में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला ऊतक होता है वो होता है कनेक्टिंग टिश्यू। क्या? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 हमारा है, मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं। जो हमारे मांस होते हैं उसमें जो संवहन ऊतक होते हैं वो किसके बने होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो मांस में जो संवहन ऊतक होता है वो बने होते हैं किसके? मृदूतक के। किसके? मृदूतक के, जिसको क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांस में जो संवहन ऊतक होते हैं वो बने होते हैं मृदूतक के। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम क्या होता है? अभी हम आगे देखेंगे, इसके क्वेश्चन भी है। लेकिन आपने पेड़ के बारे में सुना होगा, पेड़ में पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं, और उन्हीं के द्वारा वाष्पोत्सर्जन यानी कि बात करें प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा वो भोजन बनाते हैं। वो जो भोजन होता है वो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? पत्तियों के माध्यम से ये धीरे धीरे होते हुए जड़ों तक पहुंचता है। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। इसके अलावा जाइलम की बात करें, जो जल होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो जड़ों से जाइलम के माध्यम से हमारा
ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है, यानी कि जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना, फ्लोएम का काम होता है पौधों के लिए भोजन का संवहन करना। तो यहाँ पे ये तो अलग बात की बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं, मृद ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा के ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित कहाँ होते हैं। देखो अभी मैंने बताया फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है, किसके रूप में स्थानांतरित होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है वो सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, 4 की बात करें, अधिकांश स्वपोषी जो पादप होते हैं ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं। अधिकांश स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो जो पादप होते हैं ऊर्जा का संचय किस रूप में करते हैं, तो ये करते हैं आपके स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च के रूप में ऊर्जा का संचय करते हैं। 5 की बात करें, पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग के द्वारा होता है। जल का संवहन, जल आ रहा है ना, तो जाइलम, इसमें भी देखो कहीं ना कहीं जल आ रहा है, जल आ रहा है ना, तो जाइलम, जाइलम द्वारा किसका संवहन होता है, जल का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, वो कौन सा होता है। अब क्या हो, पौधों का वह भाग जो पानी को ले जाता है, तो पानी को कौन ले जाएगा, जल, जाइलम, क्या होगा, जल, जाइलम। तो जाइलम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब गलत नहीं करोगे, गलत मत करना, ठीक है। हम आपकी गारंटी लेते हैं पूरे बुक को खत्म कराएंगे, लेकिन अगर जो आप साथ बने रहोगे तो। अब शेयर नहीं करते हो वीडियो को, सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हो, आए हो तो लाइक करके जाओ, ठीक है, कम से कम। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 7 की। 7 है, पौधों में जल की ऊपर की गति क्या कहलाती है। पौधों में जल ऊपर जाता है ना जाइलम के माध्यम से, तो ये जो गति होती है ये क्या कहलाती है, जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। चलो अब देखो यहाँ पे जो पत्तियों में भी आपने देखा हो स्टोमेटा यानी कि रंध्र पाया जाता है, इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन पौधों में ऊपर की ओर गति कहलाती है, जो जल होता है वो किस गति, कौन सी गति कहलाती है, ये कहलाती है रसारोहण। क्या कहलाती है, रसारोहण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है। देखो लंबाई में वृद्धि के लिए आपके 3 चीजें आवश्यक है। एनपीके, आप कहोगे सर एनपीके क्या होता है, एनपीके आपका होता है यन नाइट्रोजन, जो लोग थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़े होंगे ये वाला आपको आता होगा। पी मतलब फास्फोरस, और के मतलब क्या होता है, पोटेशियम, नहीं यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, एक कैल्शियम होता है, कैल्शियम की भी जरूरत होती है, सोडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये पोटेशियम होता है, पोटेशियम, ये तीनों की जरूरत होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो ये वाला तो होती है, ठीक है, फास्फोरस भी होती है, कैल्शियम की भी जरूरत होती है, लेकिन सोडियम की नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है, सोडियम की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो फास्फोरस होता तो फास्फोरस की जरूरत होती है। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या बोलते हैं। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को आशुद्ध जल बोलते हैं, डिस्टिलाइड वाटर, ठीक है, आशुद्ध जल बोलते हैं। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर, देखो यार शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरा मतलब थोड़ा सा इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं वो जो लूसेंट रात में मैं 10 बजे कराता था वो रुका हुआ है, मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग मैं सब समझता हूँ, वो मैं खत्म कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे शुरू करता हूँ, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ उसे। पौधों की चालिनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेषता, देखो 30 दिन में वो पूरा खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, 30 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा लगभग 20 वीडियो में फिजिक्स पूरा खत्म हो जाएगा, 10 वीडियो में उसका फिजिक्स 400-500 क्वेश्चन फिजिक्स में ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपकी बायोलॉजी बचेगी, ठीक है, अभी तब तक ये वाली बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सी संरचना विशेषता समान नहीं है। तो इसमें देखो पौधों में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, पौधों में केंद्रक नहीं पाया जाता, क्या पौधों में केंद्रक नहीं पाया जाता, यही आपकी समानता होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों के जल के लंबी दूरी के अधिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये किया था जगदीश चंद्र बोस ने, जेसी बोस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करें, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जो संवहनी पौधे होते हैं उसमें पानी ऊपर कैसे जाता है? तो इसमें आता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, आक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? आक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो आक्जीनोमीटर की बात करें, आक्जेनोमीटर की बात करें, इसकी खोज किसने की थी? तो जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी और इससे पौधों की वृद्धि दर मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा पौधों की वृद्धि दर मापी जाती है। 14 की बात करें, किस ऊतक के नख, खुर और सींग, जो हमारे नाक होते हैं या फिर जानवरों के जो खुर होते हैं या फिर जानवरों के जो सींग होते हैं, वो किस ऊतक के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपके, किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? कीरेटिन के। कीरेटिन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां? तो इसका आंसर होगा 639, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 639। 15 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, चालिनी पट्टिका का एक भाग है, इनमें से कौन सा चालिनी पट्टिका का भाग है? चलो, ठीक है, तो चालिनी पट्टिका में की बात करें, ये पोषवाह का भाग है। किसका? पोषवाह। आप कहोगे सर ये पोषवाह तो आप पहली बार बोल रहे हैं, तो पोषवाह को ही हम फ्लोएम बोलते हैं, तो फ्लोएम आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, जल संवर्धन विधियों में पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? जल संवर्धन विधि में पादप उगाने की प्रणाली को क्या बोलते हैं? इसको जल संवर्धन तकनीक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द्विबीजी तने में दारू और पोषवाह, देखो दारू क्या होता है और पोषवाह, पोषवाह को अभी मैंने बताया क्या होता है, पोषवाह को फ्लोएम बोलते हैं और दारू को बोलते हैं जाइलम। ठीक, दारू को बोलते हैं जाइलम, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में। ठीक है, दारू, दारू को आपको जाइलम बोलते हैं और पोषवाह को फ्लोएम, इसीलिए इंग्लिश हिंदी दोनों आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या आंसर है, द्विबीज तने में दारू या जाइलम और पोषवाह या फ्लोएम के बीच उपस्थित जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैम्बियम या एधा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, पोषवाह फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? पोषवाह या फ्लोएम का दूसरा नाम, देखो पोषवाह या फ्लोएम दो नाम तो हो गए, ये दूसरा नाम इसको बास्ट भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 क्या है? 20 आपका ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसने दी थी? ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसने दी थी? ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसने दी थी? हाफ मिस्टर ने, हाफ मिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है, एक मानव में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? एक मानव में अनैच्छिक मांसपेशियां, देखो दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, एक तो ऐच्छिक होती हैं, एक तो अनैच्छिक होती हैं, एक तो अनैच्छिक। अब देखो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, ऐच्छिक यानी कि जो हमारी इच्छा अनुसार काम करें, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा अनुसार काम न करें। अब ऐच्छिक में बात करें, हमारा छींकना, पलक झपकना, ये सारे क्या है? अनैच्छिक है। ठीक है, ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। और इसके अलावा बात करें, जो ऐच्छिक होते हैं जैसे चलना, बोलना, लिखना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों की तरह के लिए हो रहा है। अनैच्छिक मांसपेशियों की बात करें, ये कहां पाई जाती हैं? तो ये हमारे दिल में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए दिल को कभी मत तोड़ना अपने किसी के लिए। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? मानव त्वचा की औसत मोटाई की बात करें तो 0.05 mm से लेकर 0.65 mm तक होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा? 0.5, यहाँ पे बी वाला लगा सकते हो। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन हिस्सा है, फास्फोरस भी है, कार्बन भी है, लेकिन लेड मानव शरीर में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 की बात करें, 24 क्या है? ऊतक क्या होते हैं? ऊतक या टिश्यू क्या होते हैं? चलो इसका आंसर बताओ, ऊतक क्या होते हैं? ऊतक क्या होते हैं या टिश्यू क्या होते हैं? तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने व कार्य करने में समान होती हैं, ऊतक कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 25 है, निम्नलिखित में से किन ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? किस ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, कुछ जीवित होती है, लंबी पर कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? कोलन काइमा, कोलन काइमा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा अस्थायी ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर होगा कि स्क्लेरन काइमा पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? तो इसका आंसर होगा विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक जो ऊतक होते हैं वो कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू आपने नाम सुना होगा। विभज्योतक ऊतक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, मानव में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है, इनमें से कौन सा मानव में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? हड्डी। हड्डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार के संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में आजकल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दो चीजें आती हैं कि हड्डी हड्डी को हड्डी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? वाला ऊतक कौन सा है? ठीक, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा? कमेंट करके बताते रहो। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक, मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक, जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा है? ठीक, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है वो होता है लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती है। और हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसको बोलते हैं टेंडन। कंफ्यूज नहीं होगे, गलती नहीं करोगे। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 29 का। 29 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो इसका आंसर भी आपका स्कलन काइमा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो ऊतक होते हैं उसमें कोशिकाएं मृत पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। 30 क्या है? 30 है आपका, 30 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? देखो, स्कलन काइमा सरल अस्थायी ऊतक, पैरेन्काइमा और स्कलेरेन्काइमा, ये सारे आपका सरल अस्थायी ऊतक है। जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? इनमें से किससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है? तो इसमें बात करें क्या आंसर होगा? किससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है? तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें जो आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें जो अधिक विभज्योतक ऊतक है, अधिक, ठीक है, अधिक विभज्योतक ऊतक और शीर्ष, यहाँ पे ये इसके आंसर हो जाएंगे। ये पौधों की प्राथमिक वृद्धि इसी से होती है। ठीक है, क्या आंसर होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला कह सकते हो। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर बात करें 32, कौन सा ऊतक पौधों में कठोर और पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? इसका आंसर क्या होगा? कौन सा ऊतक? तो स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा ऑप्शन नंबर सी पौधों को कठोर और यहाँ पे दृढ़ बनाता है। ठीक, आगे चलो। इनमें से कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है? कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है? ये क्वेश्चन तो अभी आया था, अभी आया था, तो जाइलम उसमें बताया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों के जो सामग्री होता है उसके परिवहन में मदद करता है। तो इसमें हो जाएगा फ्लोएम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं, निम्न में कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो इसका भी आंसर तो अब तो रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, विभज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। आगे बात करें 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका आंसर होगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो ऊतक होता है उसका अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा नारियल की छाल का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 38 है, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो इसका भी आंसर स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, 39 है आपका, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सा ऊतक कोशिकाओं को अलग, किस ऊतक द्वारा कोशिकाओं को अलग किया जाता है? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा इसका आंसर? तो विभज्योतक ऊतक, बार बार रिपीट हो रहा, तीसरी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। विभज्योतक ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो मैंने इंग्लिश बताया था ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 40 की बात करें, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच किस ऊतक का बना होता है? ठीक है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच
किस ऊतक का बना होता, तो ये हो जाएगा वसा ऊतक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 40 क्वेश्चन है, 40 ही हैं कि और है? 40 नहीं, 40 ही हैं। 40 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कल। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर दिया करो 5 से 6 बच्चों को, जिससे मुझे भी सपोर्ट। जैसा कि मैंने बोला, जब तक आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तब तक क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्लास कभी कभी देखते हो ना कि क्लास चलती है कंटिन्यू, बाद में बंद हो जाती है, तो इसका रीजन यही होता है कि आप लोग रिस्पॉन्स देना छोड़ देते हो। इसी तरीके से देखते रहो, शेयर करते रहो। मैं भी फुल एनर्जी से, कल आपने देखा होगा कि कल से ज्यादा एनर्जी के साथ मैंने आज पढ़ाने की कोशिश की है, तो इसी तरीके से मैं करूंगा। ठीक है, तो चलो चैनल को नया सब्सक्राइब करके जाना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने बताया, जो आपको लेना ले सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं छोटे में। जय हिंद दोस्तों।